MHD 12 यूनिट 1 21 मार्च 2024 इकाई 1 प्रेमचंद का व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि। इकाई की रूपरेखा 1-0 उद्देश्य प्रस्तावना प्रेमचंद का व्यक्तित्व पारिवारिक और सामाजिक परिवेश व्यक्तित्व का निर्माण उर्दू में लेखन का आरंभ उर्दू से हिंदी में आगमन प्रेस और निजी प्रकाशन प्रेमचंद की जीवन दृष्टि राष्ट्रीय चेतना विचारधाराओं का प्रभाव किसानों से लगाव नारी दृष्टि सांप्रदायिक सोच दलित चेतना सारांश अभ्यास प्रश्न उद्देश्य प्रस्तुत इकाई इस पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई है। इस इकाई में हमने प्रेमचंद के जीवन व्यक्तित्व एवं उनकी जीवन दृष्टि की चर्चा की है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप प्रेमचंद के जीवन के बारे में जान सकेंगे, उनके व्यक्तित्व से परिचित हो सकेंगे, उनकी जीवन दृष्टि का अवलोकन कर सकेंगे और उनके आरंभिक लेखन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना प्रस्तुत इकाई से हम इस पाठ्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। किसी भी साहित्यकार की रचना को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उसके व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि को जानना अहम होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर यह इकाई लिखी गई है। इकाई के पहले भाग और अनुभागों में प्रेमचंद के व्यक्तित्व निर्माण और उनकी जीवनधारा का उल्लेख किया गया है। उनके जीवन संघर्ष से परिचित कराने के बाद हमने उनके आरंभिक लेखन की जानकारी दी है। प्रेमचंद का जीवन संघर्षमय था। उन्हें खुद कुआं खोद कर पानी पीना पड़ा था। अपनी किताबों को छापने और विचारों को आम पाठकों तक पहुंचाने के लिए प्रेमचंद ने प्रेस और प्रकाशन संस्था खोली। इकाई के अंत में संक्षेप में प्रेमचंद की राष्ट्रीय चेतना, उन पर विभिन्न विचारधाराओं के प्रभाव, किसानों से उनके लगाव, नारी विषयक दृष्टि, सांप्रदायिक सोच और दलित चेतना का उल्लेख किया गया है। प्रेमचंद व्यक्तित्व एवं कृतित्व 1.2 प्रेमचंद का व्यक्तित्व प्रेमचंद का व्यक्तित्व सहज, सरल परंतु असाधारण था। उनके व्यक्तित्व की यह सहजता और असाधारणता उनके साहित्य में भी परिलक्षित होती है। उन्होंने एक जगह लिखा है, मेरा जीवन सपाट, समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो है, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं है। जो सज्जन पहाड़ों की सैर के शौकीन है, उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। इस रूपक से प्रेमचंद अपने जीवन की साधारणता को रेखांकित करना चाहते हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद का पूरा बाहरी व्यक्तित्व औपनिवेशिक शासन के एक आम भारतीय आदमी का व्यक्तित्व है, उस काल के अन्य साधारण जनों से जरा भी अलग नहीं। अमृत राय के शब्दों में प्रेमचंद की सरलता सहज है। उसमें कुछ तो इस देश की पुरानी मिट्टी का संस्कार है, कुछ उसका नैसर्गिक शील है, संकोच है, कुछ उसकी गहरी जीवन दृष्टि है और कुछ उसका सच्चा आत्मगौरव है, जो किसी तरह के आत्म प्रदर्शन या विज्ञापन को उसके नजदीक घटिया बना देता है। नितांत साधारण वेशभूषा, उटेंगी हुई धोती और साधारण कुर्ता। अचानक सामने पड़ जाने पर कोई विश्वास ही न करे कि ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद है। साधारण जनसमूह के बीच आ पड़ने पर सबका हालचाल, नामगाव पूछने वाला, कोई हंसी की बात उठने पर जोरदार ठहाका लगाने वाला, कभी कभी बच्चों जैसी शरारत करने और मुस्कुराने वाला, नितांत साधारण, बैंधीतन की दिनचर्या से जुड़ा, अपने को कलम का मजदूर मानने वाला यह आदमी हिंदी का महान उपन्यासकार प्रेमचंद था, जिसका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी से लगभग 5 किलोमीटर दूर लम्ही नामक गांव में एक खाते पीते साधारण मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। आइए देखें कि प्रेमचंद के व्यक्तित्व का निर्माण किस परिवेश में हुआ। इसके लिए उनके पारिवारिक परिवेश का अध्ययन प्रासंगिक होगा। 1 फरवरी 2001 पारिवारिक और सामाजिक परिवेश जिन्हें आज हम प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, उनका बचपन का पुकारू नाम नवाब और औपचारिक नाम धनपत राय था। धनपत राय ने बचपन में लगभग 8 साल तक फारसी पढ़ी, उसके बाद अंग्रेजी शुरू की और बनारस, वाराणसी के कॉलेजिएट स्कूल से एक साधारण छात्र के रूप में एंट्रेंस, आज की 10वीं कक्षा की परीक्षा पास की। धनपत राय नाम तो शिक्षा संबंधी प्रमाणपत्रों और नौकरी की फाइलों तक सीमित रहा, पर उर्दू में कहानी और उपन्यास लेखक के रूप में नवाब राय नाम खूब प्रसिद्ध हुआ।
प्रेमचंद के पिता मुंशी अजायब लाल डाकखाने में डाकमुंशी थे, जिनकी नौकरी 10 रुपए माहवार से शुरू हुई थी और अवकाश प्राप्ति के समय 40 रुपए तक पहुंची थी। उस जमाने में जबकि चावल 1 रुपया मन 40 किलो के लगभग, मिठाई 5 आने से किलोग्राम से कुछ कम, धोती 8 आने 50 पैसे में मिलती थी, जीविका चलाने के लिए यह आय पर्याप्त, पर एक संयुक्त परिवार के लिए बहुत अधिक भी नहीं थी। धनपत या नवाब का बचपन वैसे ही बीता जैसे मध्यवर्गीय ग्रामीण किसान के बच्चों का बीतता है। तरह तरह की शरारतें करना, किसी के खेत में घुसकर ऊख तोड़ लाना, ढेले मारकर आम के टिकोले गिराना, गुल्ली डंडा खेलना, इमली के चियो, गुठली और महुए के कोयनों गुठली के खेल खेलना, डाकिया कजाकी के कंधों पर सवारी करना, मौलवी साहब के यहाँ फारसी पढ़ने जाना और तरह तरह की शरारतें करना, उनकी छोटी मोटी सेवाएं करना, चुहलबाजियों और मटरगश्ती करना, कभी कभार घर से पैसों या किसी खाने पीने के सामान की चोरी कर लेना, इसके लिए पिटना और भूल जाना, इस तरह के कारनामों के बीच कभी कोई हास्य रचना भी कर लेना। यह धनपत के बचपन का रोजनामचा है। धनपत नवाब की शिक्षा फारसी से शुरू हुई थी। 13 वर्ष की उम्र तक वह हिंदी बिल्कुल ही नहीं जानता था। 1890 ई के पूर्व उसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका था और सौतेली माँ का आगमन हो चुका था। 1893 ई में वह गोरखपुर के मिशन स्कूल में तीसरे दर्जे का विद्यार्थी था। जैसा एक उपेक्षित बालक के लिए स्वाभाविक था, वह एक स्थानीय बुकसेलर के यहाँ से मौलाना शाह, पम रतननाथ सरशार, मिर्जा रुस्वा, मौलवी मोहम्मद अली आदि की उर्दू कथा पुस्तकें, रेनॉल्ड के उपन्यासों के अनुवाद, नवल किशोर प्रेस से निकले पुराणों के उर्दू अनुवाद और तिलिस्मे होशरुबा के कई खंड 2-3 सालों के भीतर पड़ गया था। इस तरह धनपत को अपने वास्तविक जीवन की कटुता से मुक्ति पाने की राह भी मिल गई। कथा की काल्पनिक दुनिया ने उसकी वास्तविक जिंदगी की कटुता को दूर करने का काम किया। प्रेमचंद के कथालेखन की बुनियाद यही पढ़ाई थी। प्रेमचंद का व्यक्तित्व एवं जीवन दृष्टि। गोरखपुर के मिशन स्कूल से 8वां दर्जा पास करने के बाद धनपत का दाखिला बनारस के क्वींस कॉलेज में 9वें दर्जे में हुआ। प्रेमचंद ने अपने इस जीवन के बारे में लिखा है, पाँव में जूते न थे, देह पर साबित कपड़े न थे, हेडमास्टर ने फीस माफ कर दी थी, इम्तहान सिर पर था और मैं बांस के फाटक पर एक लड़के को पढ़ाने जाता था, पढ़ाकर 6 बजे छुट्टी पाता, वहीं से मेरा घर देहात में 5 मील पर था, तेज चलने पर भी 8 बजे से पहले घर न पहुंच सकता था। कलम का सिपाही। यद्यपि आज की दृष्टि से यह स्थिति अत्यंत दयनीय मानी जा सकती है, पर उस समय निम्न मध्यवर्गीय छात्रों की यह सामान्य स्थिति थी। इसी समम लगभग 15 वर्ष की उम्र में नवाब का ब्याह भी कर दिया गया, पर पत्नी को देखकर नवाब का दिल टूट गया, उसके सपनों का संसार चूर चूर हो गया। पत्नी कुरूप तो थी ही, स्वभाव की भी कुछ कटु रही होगी। सास और बहू के आए दिन होने वाले झगड़ों ने भी नवाब को क्षुब्ध कर दिया। लाचार नवाब ने पत्नी से नाता तोड़ लिया। जब उसने 1898 ई में नौकरी शुरू की तो पत्नी को साथ न ले गया। 1897 ई में, जबकि नवाब धनपत की उम्र 17 वर्ष की थी, पिता का देहांत हो गया। 1898 ई में उसने मैट्रिक का इम्तहान दिया और द्वितीय श्रेणी में पास हुआ। गणित में कमजोर होने के कारण उसे किसी कॉलेज में इंटर क्लास में प्रवेश न मिल पाया। पुनः ट्यूशन, उधार आदि का सिलसिला चला। इस दौरान उसने फसाना-ए-आजाद, चंद्रकांता संतति और बंकिम बाबू के उपन्यासों के उर्दू अनुवाद पढ़े। परिवार में उसकी विधवा सौतेली माँ, छोटा सौतेला भाई और पत्नी थी। आमदनी का कोई जरिया न था। संयोगवश ही 1898 ई में उसे चुनार के एक मिशन स्कूल में मास्टर की नौकरी मिल गई। वेतन प्रति माह 18 रुपए था। यह रकम समय के हिसाब से संतोषजनक ही थी, पर इसी में पूरे परिवार की परवरिश होनी थी, जो कठिन थी। परिवार का खर्च चलाने के लिए वह ट्यूशन करता आया और कभी कभी कर्ज भी लेना पड़ता था। प्रेमचंद्र के स्वाभिमानी व्यक्तित्व की पहली अलग मिलिट्री के गोरों की टीम से उनके स्कूल की टीम के बीच फुटबॉल मैच के प्रसंग से मिलती है, जिसमें उन्होंने अन्य छात्रों के साथ गोरों की पिटाई कर दी थी। अपने इस स्वाभिमान की कीमत उन्हें अपनी नौकरी से चुकानी पड़ी। साल भर के भीतर ही उन्हें इस नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। पर 1900 ई में उनकी नियुक्ति बहराइच के जिला स्कूल में हो गई और वहां से उनका तबादला प्रतापगढ़ हो गया। आर्थिक दृष्टि से कोई विशेष पार्क नहीं पड़ा। खर्च की तंगी ज्यों की त्यों बरकरार रही। ट्यूशन से छुटकारा अब भी नहीं मिला, पर जिंदगी इत्मीनान से गुजरने लगी। पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी सिलसिला जारी हो गया।
इस समय उत्तर भारत में आर्य समाज का आंदोलन जोरों पर था। बाल विवाह, अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह, विधवा विवाह, जाति प्रथा, शादी ब्याह और श्राद्ध आदि के अवसरों पर होने वाले अपव्यय, तिलक दहेज की कुप्रथा आदि पर आर्य समाज के विचार पुनर्जागरण की विचारधारा के अनुरूप थे, जिसका प्रभाव धनपत राय पर भी पड़ा। वे आर्य समाज के जलसों में तो जाते ही थे, कदाचित उसके सदस्य भी बन गए थे। साथ में टीचर्स ट्रेनिंग और बीए करने की लालसा भी मन में सुगबुगाती रही। उन्होंने 2 वर्ष की छुट्टी लेकर ट्रेनिंग लेने का निश्चय किया और 1902 में इलाहाबाद ट्रेनिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1904 में उन्होंने ट्रेनिंग का इम्तिहान पास कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने उर्दू और हिंदी की स्पेशल वर्नाकुलर परीक्षा भी पास कर ली। शिक्षक के रूप में धनपत राय का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहा। 1905 ही सारी परेशानियों जिनसे दूर रहने के कारण नजात मिली हुई थी अखबारगी उनके ऊपर टूट पड़ी। सारी परेशानियों जिनसे दूर रहने के कारण नजात मिली हुई थी अखबारगी उनके ऊपर टूट पड़ी। 1905 में धनपत राय की उम्र 25 वर्ष से ऊपर चल रही थी, पर वे विवाहित होकर भी दाम्पत्य जीवन से वंचित थे। अंततः उन्होंने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया, पर किसी विधवा युवती से। 1906 में महाशिवरात्रि के दिन उनका दूसरा विवाह मुंशी देवी प्रसाद की बाल विधवा कन्या शिवरानी देवी से संपन्न हो गया। अमृत राय के अनुसार नवाब के साथ बारात में एक उनके छोटे भाई मेहताब को छोड़कर और कोई रिश्तेदार न था, बस 2-4 दोस्त और हमजोली जिनमें मुंशी दयानरायन खास थे। इस प्रकार धनपत राय उर्फ नवाब राय की जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। लिखने का सिलसिला और भी तेजी से चला। वे जमाना में रफ्तारे जमाना नामक स्तंभ लिखते थे, जिसमें देश में होने वाले परिवर्तनों की झलक प्रस्तुत की जाती थी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। देश की बंदी किंतु अपराजेय आत्मा अपने को वाणी देने के लिए छटपटा रही थी। प्रेमचंद की कलम उसकी वाहक बनी। मई 1905 से जून 1909 तक प्रेमचंद कानपुर में रहे। यह समय भारतीय राजनीति में घोर सक्रियता का युग था। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभक्त थी। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक और नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। धनपत राय विचारों से तिलक के साथ थे। अपनी राजनीतिक टिप्पणियों में उन्होंने तिलक का ही समर्थन किया। जून 1909 में धनपत राय का तबादला कानपुर से हमीरपुर हो गया, स्कूलों के सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में। इस नौकरी में घूमने की बहुत गुंजाइश थी और उन्होंने इसका फायदा उठाया, जो अनुक्तव उनके लेखन के लिए बहुत मूल्यवान सिद्ध हुआ। इस बहाने उन्होंने देश की जिंदगी को नजदीक से देखा। हमीरपुर की पदस्थापना में ही वह प्रसिद्ध घटना हुई जिसने नवाब राम को प्रेमचंद में बदल दिया। सन 1908 ही में उनका सोजे वतन प्रकाशित हो चुका था। किसी प्रकार सरकार को पता चल गया कि सोजे वतन के लेखक नवाब राय वास्तव में धनपत राय ही है। सोजे वतन की कहानियों में सरकार को राजद्रोह की झलक मिली, जिसके लिए धनपत राय को तलब किया गया। किसी तरह उनकी नौकरी तो बच गई, पर उनके लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन उनका लिखना भला कैसे छूट सकता था। अंततः उन्होंने खतरा मोल लेकर भी प्रेमचंद नाम से लिखते रहने का फैसला किया। हमीरपुर में ही प्रेमचंद को पेचिश का रोग लगा, जिससे वे जीवन भर मुक्त नहीं हो पाए। उसका असर उनके व्यक्तित्व पर भी पड़े बिना न रहा। 1914 ही में उनका तबादला हमीरपुर से बढ़ती हो गया। बीमारी और बढ़ गई। 6 महीने तक इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ और बनारस में इलाज चला, पर बीमारी जड़ से न गई। सरकारी नौकरी छोड़कर प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने और पत्र निकालने की बात भी मन में पैदा हुई, पर संभव न हुआ। हाँ, वे निरीक्षण का काम छोड़कर कम वेतन पर स्कूल में शिक्षक के रूप में जरूर आ गए। कमजोर सेहत, स्कूल की नौकरी और साहित्य रचना के बावजूद उन्होंने 1916 में F.A. की परीक्षा पास कर ली। 1916 में ही प्रेमचंद का तबादला गोरखपुर हुआ। सेहत में भी सुधार हुआ। सुखद पारिवारिक वातावरण में लिखने का सिलसिला भी जारी रहा। यही उन्होंने उर्दू में बाज़ारे हुस्न की रचना की। यही वे महावीर प्रसाद पोद्दार के संपर्क में आए, जिनकी कलकत्ता में हिंदी पुस्तक एजेंसी नामक प्रकाशन संस्था थी। इससे उन्हें उर्दू से हिंदी में आने में बहुत सहायता मिली। उनका पहला हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज और बाज़ारे हुस्न का हिंदी रूप सेवासद इसी अवधि में हिंदी पुस्तक एजेंसी से प्रकाशित हुआ। 1919 में प्रेमचंद ने BA की परीक्षा पास की। इसी अवधि में उन्होंने गोशाए आफियत की भी रचना की, जो बाद में प्रेमाश्रम के नाम से प्रकाशित हुआ।
फरवरी 1921 में गांधी जी ने गोरखपुर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। गांधी जी के बना रहे थे। अब एक बड़ा कारण मिल गया। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 16 फरवरी 1921 को ये कार्य मुक्त हो गए। उस प्रकार 21 वर्ष की गुलामी का अंत हो गया। इसके साथ ही आवास और जीविकोपार्जन के नए सवाल भी पैदा हुए। कुछ दिन महावीर प्रसाद पोद्दार के गांव मानीराम में रहे। प्रेस खोलने का विचार मन में आया, पर पहले कपड़े का कारखाना लोला जिसमें 8 करघे चलते थे। घरशे की भी एक दुकान खोली गई, पर यह प्रेमचंद का मार्ग नहीं था। कारखाना नहीं चला। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के 4 ही महीने बाद उन्होंने कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्यभार संभाला, पर यह नौकरी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। 15 अगस्त 1921 को उनके दूसरे पुत्र अमृत राय का जन्म हुआ। 22 फरवरी 1922 को विद्यालय के मैनेजर से अनबन हो जाने पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मारवाड़ी विद्यालय से इस्तीफा देने के बाद 22 मार्च को वे मर्यादा, बनारस में संपूर्णानंद के बाद स्थानापन्न संपादक नियुक्त हुए, जहां वे 22 जून तक रहे। इसके बाद वे काशी विद्यापीठ में हेडमास्टर के पद पर नियुक्त हुए। जुलाई 1922 में यह नौकरी भी समाप्त हो गई। लम्ही में घर बनाने का काम शुरू किया। अपना प्रेस खोलने का विचार वे काफी पहले से कर रहे थे। अंततः 1923 में उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की, पर प्रेस ठीक से चला नहीं। उसमें निरंतर नुकसान ही होता रहा। इस प्रकार किसी तरह जिंदगी चलती रही। अगस्त 1924 में वे गंगा पुस्तकमाला के साहित्यिक सलाहकार की हैसियत से लखनऊ पहुंचे। इस अवधि में वे चौगाने हस्ती की रचना में लगे रहे, जो 1925 में गंगा पुस्तकमाला लखनऊ से प्रकाशित हुआ। 29 अगस्त 1925 को उन्होंने गंगा पुस्तकमाला की नौकरी छोड़ दी और बनारस वापस आ गए। लगभग 2 वर्ष बनारस रहने के बाद 15 फरवरी 1927 को दे माधुरी के सहकारी संपादक के रूप में पुनः लखनऊ पहुंचे। 15 मई को बनारस से पत्नी और बच्चे भी लखनऊ आ गए। 10 जनवरी 1931 को नवलकिशोर प्रेस के मालिक विष्णुनारायण भार्गव का स्वर्गवास हो गया और एक आंतरिक साजिश के तहत प्रेमचंद का तबादला संपादक पद से प्रेस के सुखडियों में कर दिया गया। अक्टूबर 1931 में वे नवलकिशोर प्रेस की नौकरी से अलग हो गए। नवंबर के आरंभ में वे पहली बार दिल्ली घूमने गए। फरवरी 1932 में वे लखनऊ से बनारस लौट आए। लगभग 1.5 वर्ष तक वे बनारस में ही रहकर हंस, जागर और सरस्वती प्रेस की व्यवस्था में लगे रहे और साथ ही साहित्य साधना भी करते रहे। 1 जून 1934 को वे अजंता सिनेटोन कंपनी के प्रोप्राइटर एम भवनानी के निमंत्रण पर बंबई पहुंचे और 3 अप्रैल 1935 तक यहां उनकी कंपनी में रहे। इस अवधि में उन्होंने मद्रास, मैसूर, बैंगलोर, पूना आदि की यात्रा की। सिनेटोन कंपनी के बंद हो जाने के कारण वे बंबई से खंडवा, सागर, इलाहाबाद होते हुए बनारस लौटे। बंबई में ही उन्होंने गोयान लिखना शुरू कर दिया था, जो बनारस आने पर पूरा हुआ। इस समय तक प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर व्यक्तित्वों में शामिल हो चुके थे। 10 अप्रैल 1936 को प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद ने की। गोदान प्रकाशित हुआ, पर स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया। 21 जून को आज कार्यालय में गोरकी के निधन पर शोक सभा हुई, पर वे लिखा हुआ भाषण भी पढ़ नहीं पाए। अंततः 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में उनका स्वर्गवास हो गया। अपने गांव लम्ही से प्रेमचंद का संबंध बराबर बना रहा। उनका बचपन तो अपने गांव में बीता ही, नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने पर भी वे हमेशा, खासकर गर्मी की छुट्टी में, गांव जरूर आते थे। गांव में उन्होंने नया घर भी बनवाया था। मई 1932 में लखनऊ की नौकरी समाप्त होने पर उन्होंने कुछ लंबा समय गांव में व्यतीत किया था। अमृत राय के अनुसार इस बार उन्हें गांव के लोगों से मिलने जुलने, उनके बीच रहने का अनुभव हुआ। उन्हीं के शब्दों में, गांव से बाहर खेतों को जाने का रास्ता मुंशी जी के घर के बगल से गया है और अक्सर सुबह शाम वहीं पत्थर की बेंच पर बैठे बैठे मुंशी जी की मुलाकात सबसे हो जाती।
जो उधर से गुजरता थोड़ी देर के लिए बैठ जाता, कुछ अपनी कहता, कुछ उनकी सुनता। किसकी कहाँ जोत है, किसके यहाँ कब कौन बीमार है, किसके यहाँ भाइयों में अनबन चल रही है, सब कुछ उनको पता रहता। और जो पता न रहता उसकी पूछताछ करके अपनी जानकारी अप टू डेट कर लेते। गांव के प्रति इस गहरी संलग्नता ने ही प्रेमचंद को गोदान का लेखक बनाया। लगभग इसी समय गोदान का लेखन भी आरंभ हुआ था। यहीं से प्रेमचंद बंबई गए थे और बंबई से लौटकर यहीं आए थे। यद्यपि उनकी मृत्यु बनारस में हुई थी, पर लम्ही और बनारस में पूरी ही कितनी थी। 1 फरवरी 2002 व्यक्तित्व का निर्माण। यद्यपि बाहर से प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत सादा था, पर अंदर से क्रांतिकारिता उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। चुनार के मिशन स्कूल में फुटबॉल मैच में गोरों की पिटाई, जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है, इसका प्रमाण है। 1906 में विधवा विवाह की पहल करना भी एक क्रांतिकारी कदम था। 1905 में जमाना में उन्होंने रफ्तारे जमाना स्तंभ में लिखना आरंभ किया, जिसमें देश में होने काले परिवर्तनों और राष्ट्रीय चेतना की झलक प्रस्तुत करने वाली टिप्पणियों होती थी। सरकारी नौकरी करने वाले आदमी के लिए यह भी एक दुस्साहस का काम था। मई 1905 से जून 1909 तक वे कानपुर में रहे। यह समय भारतीय राजनीति में घोर सक्रियता का समय था। कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभक्त थी। धनपत राय विचारों से गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक के साथ थे। अपनी राजनीतिक टिप्पणियों में उन्होंने तिलक का ही समर्थन किया। यह वह समय था जबकि राष्ट्रीय चेतना के खिलाफ ब्रिटिश शासन का दमन अपनी चरम सीमा पर था और धनपत राय सरकारी नौकर थे। माना कि वे लिखते नवाब राय के नाम से थे, पर उनकी हिम्मत की दाद तो देनी ही पड़ेगी। खुदीराम बोस की फौसी होने पर उन्होंने उनकी तस्वीर अपने कमरे में लगाई। जुलाई 1907 में उन्होंने जमाना में गेराबाल्डी का छोटा सा जीवनचरित लिखा, जिसमें उन्हें महापुरुष के रूप में स्मरण किया गया। विवेकानंद पर भी उन्होंने लिखा और उनके विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने अपनी राष्ट्रीय चेतना को वाणी दी। इन सब बातों की एक छोटी सी खुफिया रपट उनकी नौकरी ले सकती थी, पर इसकी परवाह उन्होंने न की। 1909 में उनका सोजेक्टन शीर्षक कहानी संग्रह सरकार द्वारा जब्त हुआ। किसी प्रकार नौकरी तो बच गई, पर यह जबरदस्त चेतावनी थी। पर लिखना नवाब राम की जिंदगी थी। इसे छोड़ना उनके लिए मुश्किल था। कुछ दिनों तक उनकी रचनाएं बिना नाम के या किसी फर्जी नाम से भी छपी, पर इससे काम चलने वाला नहीं था। अंततः उन्होंने प्रेमचंद नाम धारण किया और नौकरी छूटने तथा जेल जाने का खतरा उठाकर भी लिखना जारी रखा। कभी कभी सरकारी नौकरी छोड़ देने का विचार भी मन में आता रहा, पर परिवार चलाने की मजबूरी थी। सरकारी नौकरी त्याग कर पत्रकारिता शुरू करने का संघर्ष भी मन में जारी रहा। प्रेमचंद एक पारिवारिक आदमी थे। अपने परिवार से उन्हें बहुत गहरा लगाव था। परिवार को छोड़कर कहीं बाहर घूमने जाना उन्हें बिल्कुल ही पसंद न था। अमृत राय के अनुसार मुंशी जी के प्राण अपने लड़कों में बसते थे। इसी प्रेम की डोर से उन्होंने हर लड़के को अपने संग बांध लिया था। पढ़ना पढ़ाना और अपना लिखना, यही उनकी सारी जिंदगी थी, एकदम बंधीठ की, पूर्ण संयत। खेलकूद से उन्हें मतलब न था। हाँ, मैच देखना अच्छा लगता, लास्कर फुटबॉल का। डिबेट और ड्रामा वगैरह में दिलचस्पी लेते, मगर बहुत पेश न रहते। पढ़ने पढ़ाने से जो वक्त बचता वह उनके कलम का था। इसीलिए मास्टरों के आपसी रगड़ों से उन्हें सरोकार न रहता और न तरक्की तंजुली की अनंत चर्चाओं में कुछ खास रस मिलता। प्रेमचंद की समकालीन राजनीति में महरी दिलचस्पी थी। उनके मित्र दयानरायन निगम सरकार से सहयोग करने की नीति अपना चुके थे और सरकार द्वारा वार जर्नल जारी किए जाने पर उन्होंने प्रेमचंद को उसके उर्दू संस्करण की जिम्मेवारी संभालने का अनुरोध किया, पर प्रेमचंद ने उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने 6 जुलाई 1918 को निगम साहब को लिखा था, अब मैं सरकारी अलबारनवीस क्या बनूंगा। अगर अलबारनसीफ बनना तकदीर में है तो गैर सरकारी आजाद अक्षबारनवीस होऊंगा। जंग के मुतालिक मजमीन लिखने की भी इस वक्त मुझे फुर्सत नहीं है। बस इसी अपनी रफ्तार एक दिन पर चलूंगा। BA करके किसी प्राइवेट स्कूल की मास्टरी और एक अच्छे अखबार की एडिटरी और कुछ पब्लिक काम, यही मेरा जिंदगी है। अखबार मजदूरों किसानों का हामी और मुआविन होगा। इसी समय निगम साहब ने अपनी बेटी की शादी में कुछ अंग्रेज दोस्तों को भी दावत दी। केवल इसी कारण प्रेमचंद इस वाक़ में शामिल नहीं हुए। नवंबर 1918 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर सरकार की तरफ से विजयोत्सव मनाया गया, पर प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजिम होते हुए भी उसमें भाग नहीं लिया।
इससे प्रेमचंद की आजाद मानसिकता, स्वाभिमान, देशप्रेम, स्वाधीनता की चेतना और किसानों मजदूरों के प्रति सहानुभूति का पता चलता है। संभव है कि यदि पारिवारिक दायित्व के कारण नौकरी करने की विवशता न होती तो वे सक्रिय राजनीति में भी कूद पड़ते, पर उनकी सीमाएं थी। आता वे कांग्रेस की मीटिंगों में चले जाते, कांग्रेस के दफ्तर भी से आने पर उससे ज्यादा नहीं। उनकी राजनीतिक चेतना की अभियान का माध्यम उनका साहित्य था। गांधी जी के राजनीति दर्शन में उनकी गहरी आस्था थी। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि की शिक्षा वे तोल्स्टॉय से पहले ही प्राप्त कर चुके थे। कर्मठता उनके स्वभाव का हिस्सा बन गई थी। वे सच्चे कर्मयोगी थे। अपने एक पत्र में उन्होंने इंद्रनाय मदान को लिखा था, जिंदगी का मतलब मेरे लिए हमेशा एक ही रहा है, काम काम काम। मुझे काम करने में मजा आता है। अमृत राय के शब्दों में, मुंह अंधेरे ही वह उठ जाता है और फारिग होकर घंटे भर के लिए घूमने चला जाता है। नौकर से ज्यादा काम लेना उसे पसंद नहीं है। अपना बिस्तर वह खुद उठा लेता है। अपनी धोती वह खुद छांट लेता है। रत्ती भर शर्म नहीं है उसे कोई काम करने में। पत्ती तोड़कर बकरी के सामने डाल देता है। गाय की सानी बोर देता है। अपने कमरे में, बाहर के बरामदे में झाड़ू भी लगा लेता है। चूल्हा जला देता है क्योंकि पत्नी बीमार है और चाची को यह काम पसंद नहीं है। प्रेमचंद के जीवन के बारे में अमृत राय लिखते हैं, उनका जीवन कलाकार का नहीं, किसान का था, जिसके हाथ में कुदाल की जगह कलम थी। वस्तुतः प्रेमचंद कोई फरिश्ता नहीं थे, पर शैतान भी नहीं थे। दाने दाने को मोहताज न थे, पर अमीर भी न। ये बहुत से मामलों में दकियानूस भी थे, पर एक औसत आदमी से ज्यादा प्रगतिशील और जागरूक थे। अंतर्विरोध उनके चरित्र में था, पर मनोवैज्ञानिक कुंठाओं से ग्रस्त नहीं थे। दुनिया के 10 महान साहित्यकारों में उनकी गणना कदाचित न हो, पर हजारों साहित्यकारों से ऊपर उनका स्थान अवश्य है। प्रेमचंद एक साधारण इंसान पर बड़े लेखक हैं। भारतीय कथा साहित्य में उनका स्थान प्रथम पंक्ति में सुरक्षित है। हिंदी कथा साहित्य के सम्राट वे अपने समय में भी थे और आज भी हैं। 1.23 उर्दू में लेखन का आरंभ। प्रेमचंद धनपत नवाब की शिक्षा फारसी से शुरू हुई थी। 13 वर्ष की उम्र तक वह हिंदी बिल्कुल ही नहीं जानता था। वह एक स्थानीय बुकसेलर के यहीं से मौलाना शाह, पन रतननाथ सरशार, मिर्जा रुस्वा, मौलवी मोहम्मद अली आदि की उर्दू कथा पुस्तकें, रेनॉल्ड के उपन्यासों के अनुवाद, नवल किशोर प्रेस से निकले पुराणों के उर्दू अनुवाद और तिलिस्मे होशरुबा के कई खंडे 2-3 सालों के भीतर पढ़ गया था। प्रेमचंद के कथालेखन की बुनियाद यही पढ़ाई थी। लगभग इसी समय धनपत ने खेल खेल में एक नाटक लिख डाला था। उसके एक नाते के मामू थे जो उसके परिवार के साथ ही रहते थे। उनकी आशनाई एक दलित जाति की स्त्री से हो गई थी, जिसके चलते उन्हें उसके परिवार वालों से पिटना पड़ा था। उसी घटना को आधार बनाकर उन्होंने नाटक की रचना कर डाली, जो मामू के साथ ही गुमनामी के अंधकार में विलीन हो गई। कायदे से प्रेमचंद की पहली उर्दू रचना ओलिवर क्रॉमवेल नामक लेख था, जो 1903 में धनपत राय के नाम से बनारस से प्रकाशित होने वाले पत्र आवाज़-ए-खल्क में प्रकाशित हुआ था। आवाज़-ए-खल्क में ही उनका, धनपत राय के नाम से ही, पहला उर्दू उपन्यास असरारे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य धारावाहिक रूप में 1903-04 में प्रकाशित हुआ। 1905 ही में उनका तबादला कानपुर हो गया। इसी समय कानपुर से ज़माना नाम की उर्दू पत्रिका निकलनी शुरू हुई, जिसके संपादक मुंशी दयानरायण निगम थे। कानपुर पहुंचकर लिखना नवाब राय की जिंदगी का मकसद और नियम बन गया। लगभग इसी समय उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना आरंभ किया। वे नवाब राय के नाम से ज़माना में कहानियां और साहित्यिक टिप्पणियों आदि लिखने लगे। ज़माना के साथ साथ आवाज़-ए-सल्क, उर्दू मोल्ला आदि पत्रिकाओं में भी उनके छिटफुट लेख प्रकाशित होते रहे। लगभग इसी समय उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास हम सुरमा व हम शवाब लिखा, जो 1906 में उर्दू में और 1907 में प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह शीर्षक से हिंदी में प्रकाशित हुआ। 1906 में ही उनका किश्ना नाम का उपन्यास भी प्रकाशित हुआ था, जो अब उपलब्ध नहीं है। अमृत राय के अनुसार 1907 में उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन छपी, जिसमें उन्होंने लिखा कि खून की वह आखिरी बूंद जो देश की आज़ादी के लिए गिरे, वही दुनिया का अनमोल रतन है। उनकी एक अन्य कहानी इश्क़े दुनिया और हुब्बे वतन 1908 में ज़माना में प्रकाशित हुई, जो कतिपय विद्वानों के अनुसार प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी है। यह देश की आज़ादी के लिए अपने को कुर्बान करने की कहानी है। इसमें अपने देश की दशा पर गुस्सा भरा दुख व्यक्त हुआ है।
जमाना के ही अप्रैल से अगस्त 1907 के अंकों में उनका उर्दू उपन्यास रूठी रानी धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। जून 1908 ही में उनका प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन, शेख मखमूर यही मेरा वतन है, सिले मातम, इश्के दुनिया और हुब्बे वतन शीर्षक 5 कहानियों संकलित थी। किसी प्रकार सरकार को पता चल गया कि सोजे वतन के लेखक नवाब राय वास्तव में धनपत राय ही है। सोजे वतन की कहानियों में सरकार को राजद्रोह की झलक मिली, जिसके लिए धनपत राय को तलब किया गया। किसी तरह उनकी नौकरी तो बच गई, पर उनके लिखने पर पाबंदी लगा दी गई। पर उनका लिखना भला कैसे छूट सकता था। अंततः उन्होंने खतरा मोल लेकर भी नाम बदलकर प्रेमचंद नाम से लिखते रहने का फैसला किया। प्रेमचंद के नाम से छपने वाली उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी थी, जो दिसंबर 1910 ई में जमाना में प्रकाशित हुई थी। 1915 ई तक वे प्रेमचंद नाम से केवल उर्दू में कहानियां लिखते रहे। इस बीच 1912 ई में उनका जलवे-ए-सार नामक उर्दू उपन्यास प्रकाशित हुआ। 1 फरवरी 2004 उर्दू से हिंदी में आगमन। 1913 ई वह उनके जीवन पर्यंत जारी रहा। पर इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना ही छोड़ दिया। वे अब उर्दू और हिंदी में साथ साथ लिखने लगे। अनेक उर्दू कहानियों के हिंदी रूपांतर और हिंदी कहानियों के उर्दू रूपांतर भी साथ साथ होते रहे। 1917 ई में उन्होंने उर्दू में बाज़ारे हुस्न नाम का उपन्यास लिखना शुरू किया, जो पूरा होने पर जनवरी 1918 ई में हिंदी में सेवा सदन शीर्षक से हिंदी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसका हिंदीकरण प्रेमचंद ने खुद ही किया था। यह प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कहा जा सकता है। वह उनके जीवन पर्यंत जारी रहा। पर इसका यह अर्थ नहीं कि प्रेमचंद ने उर्दू में लिखना ही छोड़ दिया। वे अब उर्दू और हिंदी में साथ साथ लिखने लगे। अनेक उर्दू कहानियों के हिंदी रूपांतर और हिंदी कहानियों के उर्दू रूपांतर भी साथ साथ होते रहे। 1917 ई में उन्होंने उर्दू में बाज़ारे हुस्न नाम का उपन्यास लिखना शुरू किया, जो पूरा होने पर जनवरी 1918 ई में हिंदी में सेवा सदन शीर्षक से हिंदी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसका हिंदीकरण प्रेमचंद ने खुद ही किया था। यह प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कहा जा सकता है। 1918 ई में ही प्रेमचंद ने गोशाए आफियत नामक उपन्यास लिखना शुरू किया, जो 1920 ई में पूरा हुआ। आरंभ में इसके नाकाम और नेकनाम नाम भी सोचे गए थे, पर यह पहले हिंदी में प्रेमाश्रम शीर्षक से 1922 ई में प्रकाशित हुआ। यह रूपांतर भी स्वयं प्रेमचंद का ही किया हुआ था। अक्टूबर 1922 ई में प्रेमचंद ने चौगाने हस्ती नामक उपन्यास लिखना आरंभ किया, जो अप्रैल 1924 में पूरा हुआ। अक्टूबर 1924 में स्वयं प्रेमचंद द्वारा इसका हिंदी रूपांतर हुआ, जो 2 खंडों में रंगभूमि शीर्षक से 1925 ई में प्रकाशित हुआ। प्रेमचंद का पहला हिंदी में लिखा हुआ उपन्यास कायाकल्प है, जो 1926 ई में प्रकाशित हुआ। कायाकल्प के बाद प्रेमचंद के निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान 1936 आदि उपन्यास मूलतः हिंदी में ही लिखे गए। सेवा सदन, बाज़ारे हुस्न से लेकर गोदान तक सभी उपन्यास बाद में उर्दू में भी प्रकाशित हुए। इसी प्रकार जलवे-ए-सार का हिंदी अनुवाद वरदान 1920 में प्रकाशित हुआ। प्रतिज्ञा 1907 में प्रकाशित प्रेमा का ही संवर्धित रूप है। प्रेमचंद का एक और अधूरा रह गया उपन्यास मंगलसूत्र है, जो उनकी मृत्यु के बाद 1948 ई में प्रकाशित हुआ। 1 फरवरी 2005 प्रेस और निजी प्रकाशन। प्रेमचंद का पत्रकारिता से संबंध उनके साहित्यिक जीवन के आरंभ में ही जुड़ गया था। 1905 ई में अपने प्रथम कानपुर प्रवास में वे दयानरायन निगम द्वारा संपादित प्रकाशित जमाना के संपर्क में आए और 1906 ई में उसके संपादकीय विभाग में शामिल हो गए। 1908 ही में इंडियन प्रेस, इलाहाबाद से एक उर्दू रिसाला निकालने की योजना बनी, जिसका संपादक बनने का अनुरोध नवाब राय से किया गया, पर उन्होंने नौकरी छोड़कर संपादक बनना स्वीकार नहीं किया। लगभग इसी समय दयानरायन निगम ने उनके सामने अवध अखबार में काम करने का प्रस्ताव रखा, पर इसे भी उन्होंने नकार दिया। 1912 में साप्ताहिक अखबार निकालने के निगम साहब के प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया और उसमें उनकी मदद करने का आश्वासन देते हुए उसका नाम रफ्तारे जमाना रखने का सुझाव दिया। 1913 ई में उन्होंने उर्दू पत्र देश का संवाददाता बनना भी स्वीकार कर लिया।
इसके लगभग साल भर बाद उन्होंने दयानारायण निगम के नाम लिले अपने 10 नवंबर 1914 के पत्र में एक माहवार रिसाला निकालने की इच्छा व्यक्त की। यह सब प्रेमचंद की पत्रकारिता और प्रेस से जुड़ने की इच्छा का परिचायक है। पर 1917 तक प्रेस खोलने का कोई इरादा उनके मन में नहीं था। अपने 29 जनवरी 1918 के पत्र में उन्होंने निगम साहय को साफ लिखाया, मैं खुद पब्लिशर बनने का दरदेशिर नहीं चाहता, पर संभव है यह उनकी अवचेतना में स्थित आकांक्षा की अभिव्यक्ति भी हो, क्योंकि अपने 6 जुलाई 1918 को निगम साहब के नाम लिखे पत्र में उन्होंने एक अच्छे अखबार की एडिटरी को अपना मेराज जिंदगी बताया। इसका उल्लेख हम पहले भी कर चुके हैं। 1920 में प्रेमचंद के सौतेले भाई मेहताब राय प्रेस का काम सीख कर महावीर प्रसाद पोद्दार के कलकत्ता स्थित प्रेस में मैनेजर नियुक्त हुए। अब तक प्रेमचंद के मन में अपना प्रेस खोलने और उसका कार्य मेहताब राय को सौंपने की इच्छा जन्म ले चुकी थी। अपने 11 मार्च 1920 के निगम साहब के नाम लिखे पत्र में उन्होंने कानपुर में प्रेस लगाने और अखबार निकालने का विचार व्यक्त किया। इसी समय मेहताब राय ने कलकत्ता में एक बिकाऊ प्रेस को खरीदकर उसे बनारस में लगाने का प्रस्ताव प्रेमचंद के सामने रखा, पर साझेदारी के सवाल पर दोनों में गलतफहमियों पैदा हो गई और यह प्रस्ताव मंजूर हो गया। तत्पश्चात प्रेमचंद ने दयानारायण निगम के साथ मिलकर कानपुर के लाइट प्रेस को खरीदने का विचार किया और उसके मैनेजर के रूप में मेहताब राय को बुलाने का निश्चय किया, पर यह योजना भी सफल नहीं हो पाई। फरवरी 1921 में सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने गोरखपुर से ही एक हफ्तेवार उर्दू अखबार निकालने और प्रेस की तलाश करने का इरादा व्यक्त किया। अपने 23 नवंबर 1921 के पत्र में उन्होंने निगम साहब को लिखा, मैं एक अच्छा प्रेस उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी का खोलना चाहता हूं, जो फिलहाल महज जाब वर्क पर चले। उन्होंने प्रेस की पूरी योजना भी निगम साहब के सामने रखी, पर यह प्रयास भी नाकाम रहा। पुनः अपने 16 जून 1922 के पत्र में उन्होंने अपना प्रेस खोलने का इरादा प्रकट करते हुए निगम साहब को प्रेस के तय हो जाने की सूचना दी, पर यह प्रयास भी असफल सिद्ध हुआ। पर अब तक प्रेस खोलने का प्रेमचंद का इरादा पक्का हो चुका था। उन्हें प्रेस खोलने पर उसकी कामयाबी का पूरा भरोसा था। अतः उन्होंने कलकत्ता से प्रेस का कुछ सामान मंगाया, टाइप का ऑर्डर दे दिया और वुडराफ एंड कंपनी, जर्मनी को मशीन का ऑर्डर भी दे दिया। पूंजी का इंतजाम उन्होंने अपने बड़े भाई मुंशी बलदेव प्रसाद, छोटे भाई मेहताब राय, रघुपति सहाय फिराक और दयानारायण निगम को साझेदार बनाकर किया। 20 अप्रैल 1923 तक मशीन आ गई, मकान तय हो गया, टाइम, ब्लॉक, लकड़ी के केस आदि भी पहुंच गए। प्रेमचंद ने मेहताब राय को इसका मैनेजर बनने के लिए प्रेरित किया और 2 जून के पत्र में उन्हें लिखा, तुम इस प्रेस को बिल्कुल अपना समझ कर चलाओ। इसके साथ ही उन्होंने पब्लिशिंग करने का इरादा भी व्यक्त किया और लिखा, उसमें जो नफा होगा उसके 1/4 के हकदार तुम होगे। प्रेस में 1/4 तुम्हारा है ही। प्रेस का नाम रखा गया सरस्वती प्रेस, जिसका उद्घाटन 20 जुलाई 1923 को पंच छविनाय मिश्र ने चक्का घुमाकर किया। अपनी उर्दू पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए प्रेमचंद एक लियो प्रेस की तलाश भी करते रहे। इस प्रकार पूरे विश्वास और जोश के साथ प्रेमचंद ने प्रेस और प्रकाशन का काम आरंभ किया। पर प्रेस और प्रकाशन से प्रेमचंद ने जो उम्मीद की थी वह पूरी नहीं हुई। प्रेस में घाटा होने लगा। 26 जून 1924 के पत्र में उन्होंने निगम साहब को सूचना दी, मेरे प्रेस की हालत अच्छी नहीं। साल भर हो गए, नफा और सूद तो दरकिनार, कोई 600 रुपए का घाटा है। स्थिति यह हो गई कि जिन लोगों ने पैसा लगाया था वे वापसी का तकाजा करने लगे, यहाँ तक कि प्रेस तोड़ देने की भी सलाह देने लगे। पर प्रेमचंद को यह गवारा न था। वे उसे कम अचकम 2 साल और चलाना चाहते थे। यहीं तक कि पुत्रों को थोड़ा सा पढ़ाकर इस कारोबार में लगाने का विचार भी कर रहे थे, पर बात कुछ बनी नहीं। उन्होंने अपने 2 अगस्त के पत्र में निगम साहब को लिखा, प्रेस ने मुझे इस कदर परेशान कर रखा है कि मैं तंग आ गया हूँ। वह बुरा वक्त था जब मेरे सर में यह सौदाए खाम समाया। साल भर और बीत गया, पर प्रेस की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसे लेकर उनमें और मेहताब राय के संबंधों में भी फौक आ गई। प्रेमचंद ने नुकसान के लिए मेहताब राय को दोषी ठहराया और हिसाब करके प्रेस को बंद कर देने का प्रस्ताव किया, पर प्रेस चलता रहा। मेहताब राम संभवतः प्रबंध से अलग हो गए। 19 जुलाई 1928 को प्रेमचंद ने प्रवासीलाल वर्मा को प्रेस संभालने का काम सौंपा। शर्तें तय हुई। प्रेस की हालत में कुछ सुधार भी हुआ। 1930 के आरंभ में सरस्वती प्रेस से हंस के प्रकाशन की योजना बनी।
10 मार्च 1930 को हंस का पहला अंक निकला। हंस में ही कर्मभूमि के धारावाहिक प्रकाशन का निश्चय किया गया, पर इससे भी प्रेस की हालत में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ। 24 जुलाई 1930 को प्रेस ऑर्डिनेंस के तहत सरस्वती प्रेस से 1000 रुपए की जमानत मांगी गई। अगस्त से अक्टूबर तक हिंसा और प्रेस दोनों बंद रहे। नवंबर में जब जमानत का प्रतिबंध उठा तब सरस्वती प्रेस पुनः खुला और हंस के प्रकाशन की भी तैयारियां शुरू हुई, पर प्रेस की समस्या जो की त्यों बनी रही। अन्य कारणों के अलावा प्रेस को काम देने के ख्याल से प्रेमचंद ने जागरण को भी अपने हाथ में ले लिया। अगस्त 1932 में जमानत की आज्ञा वापस हुई और 22 अगस्त को जागरण का पहला अंक निकला। 1 दिसंबर को फिर जागरण और सरस्वती प्रेस पर जमानत की गाज गिरी, पर जल्दी ही मसूल भी हो गई। अंततः प्रेस और उससे संबद्ध व्यापार को बेच देने का विचारू हुआ और इस संबंध में लीडर प्रेस इलाहाबाद से पत्राचार आरंभ हुआ, पर लीडर प्रेस का उत्तर नकारात्मक रहा और प्रेस की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। प्रेमचंद को यह बोध बराबर बना रहा कि प्रेस ही सारी विपत्तियों की जड़ है। उन्होंने ज्ञानेंद्र को लिखा, सारी विपत्ति की जड़ तो यह प्रेस है। न जाने किस बुरी साइट में उसकी बुनियाद पड़ी थी। 10,000 रुपए और 11 साल की मेहनत और परेशानियों अकारत हो गईं। ज्ञानेंद्र स्वयं भी प्रेमचंद की इस समस्या को गंभीरता से ले रहे थे। उन्होंने 8 मई के अपने पत्र में अज्ञेय को सरस्वती प्रेस, हंस, जागरण आदि में संयुक्त रूप से कार्य करने का प्रस्ताव भेजा। इस पत्र के उत्तर में प्रेमचंद ने लिखा, अगर 5,000 रुपए और वात्स्यायन जी और तुम मिलो तो बहुत बड़ा काम हो जाए। मैं हर तरह से तैयार हूं, पर लगता है यह बात भी बहुत आगे नहीं बढ़ी। उनके बंबई जाने के पूर्व जागरण बंद हो गया। अंततः 23 अप्रैल 1935 को श्रीपत राय ने प्रेस को इलाहाबाद ले जाने का प्रस्ताव किया और प्रेमचंद ने इसे भी स्वीकार कर लिया। पर प्रेमचंद के जीवन काल में प्रेस इलाहाबाद नहीं जा सका। सरस्वती प्रेस और प्रकाशन से प्रेमचंद ने जो उम्मीद की थी वह मृगमरीचिका सिद्ध हुई। प्रेमचंद को प्रकाशन कार्य में सफलता नहीं मिली, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हर लेखक प्रकाशक का लगभग यही हत होता है। सरस्वती प्रेस और प्रकाशन की असफलता का कारण पूंजी और प्रबंधन का अभाव था। इस व्यवसाय का अनुभव न प्रेमचंद को था न उनके सहयोगियों को। सहयोगी आनन फानन में नफा चाहते थे, जो व्यवसाय में संभव नहीं होता। महताब राम में वह प्रबंधक क्षमता न थी जो एक व्यवसाय के लिए अपेक्षित होती है। स्वयं प्रेमचंद इस कला में कोरे और स्वप्नदर्शी थे। वे अपने लेखन और नौकरी को अधिक समय देते पे प्रेस और प्रकाशन को कम। इसका फल यह हुआ कि प्रेस को अपेक्षित काम नहीं मिलता या और काम भी अच्छा नहीं होता था। बंबई प्रवास से लौटने के बाद उन्होंने प्रेस पर कुछ अधिक ध्यान देना आरंभ किया। गोदान सरस्वती प्रेस से छपा। इंद्र बसावड़ा और उषा देवी मित्रा की पुस्तकें भी सरस्वती प्रेस से प्रकाशित हुई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेस और प्रकाशन को लगभग उसी हालत में छोड़कर उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्रीपत राय ने उसे संभाला और वह उनके लिए कामधेनु सिद्ध हुआ, यह हम जानते हैं। 1.3 प्रेमचंद की जीवन दृष्टि। रचनाकार के व्यक्तित्व का निर्माण और जीवन दृष्टि का विकास समकालीन परिवेश की देन होता है। इस परिवेश का परिचय हम पहले ही दे चुके हैं। अब हम विभिन्न मुद्दों पर प्रेमचंद की राय और जीवन दृष्टि की चर्चा करेंगे। 1 मार्च 2001। राष्ट्रीय चेतना। प्रेमचंद की राष्ट्रीय चेतना का परिचय उनके शुरुआती चरित्र और लेखन से ही मिलने लगता है। मिशन स्कूल में आयोजित फुटबॉल मैच में गोरों की टीम से भिड़ जाना, खुदीराम बोस की फांसी होने पर अपने कमरे में उनका चित्र टांगना, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेगा, जमाना में राजनीतिक टिप्पणियों और देशप्रेम की कहानियों लिखना आदि उनकी राष्ट्रीय चेतना के ही परिचायक है। सोजे वतन की जब्ती के बाद यद्यपि उन्होंने कुछ दिनों तक सरकार विरोधी टिप्पणियों और कहानियां लिखने में संयम बरता, पर इसकी कसक उनके मन में बराबर बनी रही और सरकारी नौकरी छोड़ देने की बात उनके मन में उठती रही। अंततः 15 फरवरी 1921 को उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे ही दिया। सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देने के बाद प्रेमचंद की राष्ट्रीय भावनाएं और उनसे संबद्ध अन्य विचार उनकी कहानियों और उपन्यासों में व्यक्त होने लगे। जो राष्ट्रीय भावनाएं अब तक सरकारी नौकरी के कारण मन में घुमड़ रही थी, वे कहानियों में बोलने लगी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार, सरकारी स्कूलों का विरोध, मद्य निषेध, सरकार विरोधी सत्याग्रह।
स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी, पुलिस के अत्याचार आदि विषयों का चित्रण उनकी कहानियों में होने लगा। स्त्रियों के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने और जेल जाने का चित्रण भी कहानियों में होने लगा। उपन्यासों में भी ये विषय प्रत्यक्ष रूप में आने लगे। फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन वापस लेने की बात प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। अपने इस समय के लेखों में उन्होंने समकालीन राजनीति का जो विश्लेषण किया है वह उनकी प्रखर राजनीतिक चेतना और विवेक का परिचायक है। 10 मार्च 1930 को हंस का पहला अंक निकला। हंस की संपादकीय टिप्पणियों में प्रेमचंद ने नमक सत्याग्रह की खुलकर प्रशंसा और ब्रिटिश सरकार की आलोचना की। इतना ही नहीं, अमृत राय के अनुसार लखनऊ के अमीनुद्दौला पार्क में सरकार की आज्ञा के विरुद्ध नमक बनता था। वहीं पर विदेशी कपड़ों की होली जलती थी। कितनों को ही मुंशी जी ने अपने हाथ से खद्दर का कुर्ता टोपी पहनाकर, पान का बीड़ा देकर और उनकी पत्नी ने माथे पर तिलक लगाकर सामने पार्क में नमक बनाने के लिए भेजा। इन्हीं दिनों प्रेमचंद ने बनारसीदास चतुर्वेदी को अपने पत्र में लिखा, इस समय तो सबसे बड़ी आकांक्षा यही है कि हम स्वराज्य संग्राम में विजयी हों। धन या यण की लालसा मुझे नहीं रही, खाने भर को मिल ही जाता है। मोटर और बैंगले की मुझे हवस नहीं ही, यह जरूर चाहता हूं कि 2-4 ऊंची कोटि की पुस्तकें लिखूं, पर उनका उद्देश्य भी स्वराज्य विजय ही है। कलम का सिपाही। 1 मार्च 2002 विचारधाराओं का प्रभाव। लेखकीय जीवन के आरंभ में प्रेमचंद पर आर्य समाज के विचारों का बहुत गहरा असर पड़ा। नारी उद्धार और सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति संबंधी विचार प्रेमचंद ने आर्य समाज से ही ग्रहण किए। इसका प्रभाव उनके जीवन साहित्य दोनों पर दिखाई पड़ता है। पर बाद में जब आर्य समाज मुसलमानों की शुद्धि का प्रश्न उठाकर हिंदू मुस्लिम संबंधों में दरार पैदा करने लगा तो प्रेमचंद ने अपने को उससे अलग कर लिया। 1914 के आसपास प्रेमचंद टोल्स्टॉय के साहित्य के संपर्क में आए और उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, मानव प्रेम, कर्मठता आदि का पहला पाठ उन्होंने टोल्स्टॉय से ही सीखा। इसी समय गांधी जी का भी प्रवेश भारतीय राजनीति में हुआ और उन्होंने टोल्स्टॉय के सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में व्यावहारिक रूप दे दिया। प्रेमचंद 1914 से 18 की अवधि में गांधी जी से बेहद प्रभावित हुए। 1918 से 19 में प्रेमचंद रूस की क्रांति से प्रभावित होते दिखाई देते हैं। यह प्रभाव उनके उपन्यास प्रेमाश्रम में भी दिखाई पड़ता है। जमाना के फरवरी 1919 अंक में उनका एक लेख दौरेक-दीन दौरे जदीद, पुराना जमाना नया जमाना प्रकाशित हुआ। इस लेख में उन्होंने लिखा, हमारे समाज के नेताओं में वकील और जमींदार ही सबसे ज्यादा है, मगर कितने शर्म और अफसोस की बात है कि उन दोनों में से एक भी जनता का हमदर्द नहीं। जो रैयत अपने अत्याचारी और लालची जमींदार के मुंह में दबी हुई है, जिन अधिकार संपन्न लोगों के अत्याचार और बेगार से उनका हृदय छलनी हो रहा है, उनको हाकिम के रूप में देखने की कोई इच्छा उसे नहीं हो सकती। आने वाला जमाना अब किसानों और मजदूरों का है। दुनिया की रफ्तार इसका साफ सबूत दे रही है। पुनः 21 दिसंबर 1919 को निगम साहब को लिखो अपने पत्र में उन्होंने समकालीन नरम दल की राजनीति का विरोध करते हुए लिखा, मैं अब करीब करीब बोल्शेविस्ट उसूलों का कायल हो चुका हूँ। इससे प्रेमचंद का साम्यवादी विचारों की ओर झुकना साफ दिखाई पड़ता है। पर प्रेमचंद पर गांधी जी का प्रभाव भी कम नहीं था। इसका कारण था गांधी जी की कर्मठता और जनता की सेवा। रूसी कांति दूर का ढोल पी, गांधी का चरित्र उनके सामने था। गांधी जी के अहिंसा के प्रयोग में भी उनकी आस्था थी। हिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्र करने या उसकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं का समाधान करने का स्वप्न वे नहीं देखते थे। इसी मानसिकता में प्रेमचंद ने प्रेमाश्रम लिखना शुरू किया, जिसमें मुख्यतः किसानों की ही समस्याएं उठाई गई है। पर प्रेमचंद के सजग कलाकार ने प्रेमाश्रम में किसानों की समस्याओं का समाधान साम्यवादी मॉडल पर नहीं, बल्कि गांधीवादी मॉडल पर प्रस्तुत किया है। उन्हें इस बात का बोध था कि समकालीन परिस्थितियों में किसानों की और देश की भी समस्याओं का गांधीवादी समाधान ही संभव था, साम्यवादी समाधान नहीं। जमीन और किसान के संबंध के बारे में प्रेमचंद के विचार प्रेमाश्रम के माया शंकर के शब्दों में व्यक्त हुए हैं। भूमि या तो ईश्वर की है, जिसने इसकी सृष्टि की, या किसान की, जो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार इसका उपयोग करता है। राजा देश की रक्षा करता है, इसलिए उसे किसानों से कर लेने का अधिकार है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में ले या कोई इससे कम आपत्तिजनक व्यवस्था करे। अगर किसी अन्य वर्ग या श्रेणी को मीरास, मिल्कियत, जायदाद, अधिकार के नाम पर किसानों को अपना भोग्य पदार्थ बनाने की स्वच्छंदता दी जाती है,
तो इस प्रथा को वर्तमान व्यवस्था का कलंक चिन्ह समझना चाहिए। प्रेमचंद राजनीति में दिलचस्पी तो रखते थे, पर किसी राजनीतिक दल के सदस्य न थे। 1924 में उन्होंने दयानरायन निगम के नाम अपने पत्र में लिखा था, आपने मुझसे पूछा मैं किस पार्टी में हूँ। मैं किसी पार्टी में भी नहीं हूँ। संगीत और कथा सभी धन की देहली पर माथा टेकने वालों में है। यह हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने नई जन्म लेने वाली साम्यवादी सभ्यता का स्वागत करते हुए लिखा, संगीत और कथा सभी धन की देहली पर माथा टेकने वालों में है। यह हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने नई जन्म लेने वाली साम्यवादी सभ्यता का स्वागत करते हुए लिखा, परंतु अब एक नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दी है, जिसका मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है, और जो केवल दूसरों की मेहनत या बापदादों के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है, वह पतितम प्राणी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 1936 तक प्रेमचंद का गांधीवाद से मोहभंग हो चुका था, पर उनके अंतिम दिनों के कथा साहित्य के सूक्ष्म अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आता है कि गांधीवाद उनके लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं हो गया था। फिर भी प्रेमचंद का यह लेख मार्क्सवाद के प्रति उनका विश्वास व्यक्त करता है। यद्यपि आज के बदले हुए परिवेश में प्रेमचंद का समाज के प्रति यह दृष्टिकोण पुनर्विचार की अपेक्षा रख सकता है, पर इसमें दो मत नहीं हो सकते कि इसके पीछे समकालीन परिस्थितियों में भारत की जनता के लिए इससे बेहतर नहीं सोचा जा सकता था। 1 मार्च 2003 किसानों से लगाव। किसानों के प्रति प्रेमचंद का गहरा लगाव था। वे स्वराज्य प्राप्ति को किसानों मजदूरों की शोषण और दमन से मुक्ति से जोड़कर देखते थे, इसी में उसकी सार्थकता मानते थे। हंस के दूसरे अंक में स्वराज्य से किसका अहित होगा शीर्षक टिप्पणी में उन्होंने लिखा, इसमें संदेह नहीं कि स्वराज्य का आंदोलन गरीबों का आंदोलन है। अंग्रेजी राज्य में गरीबों, मजदूरों और किसानों की दशा जितनी खराब है और होती जा रही है, उतनी समाज के और किसी अंग की नहीं। कांग्रेस के मेंबर या और लोग भी कभी कभी न्याय और नीति के नाते भले ही किसानों की वकालत करें, लेकिन किसानों के नाना प्रकार के दुखों और वेदनाओं की उन्हें वह असर नहीं हो सकती जो एक किसान को हो सकती है। सब छोटे बड़े उसी को नोचते हैं, सब उसी का रक्त और मांस खा खा कर मोटे होते हैं, पर कोई उसकी खबर नहीं लेता। उसकी शक्ति बिखरी हुई है। अगर उन्हें संगठित करने की कोशिश की जाती है तो सरकार, जमींदार, सरकारी मुलाजिम और महाजन सभी भन्ना उठते हैं, चारों ओर से हाय हाय मच जाती है। बोल्शेविज्म का हौवा बताकर उस आंदोलन को जड़ से खोद कर फेंक दिया जाता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि स्वराज्य किसानों की मांग है, उन्हें जिंदा रखने के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। 1 मार्च 2004 नारी दृष्टि। प्रेमचंद की नारी दृष्टि नवजागरण की चेतना से अनुप्राणित और प्रगतिशील थी। वे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, पारिवारिक संपत्ति में स्त्री के अधिकार आदि के समर्थक और बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह, पर्दा प्रथा आदि के विरोधी थे। इसे जानने के लिए उनके औरतों का क्रय विक्रय, कराची महिला सम्मेलन, कायस्थ काफिन्स, कुमारी शिक्षा का आदर्श, नारियों के साथ अन्याय क्यों, नारी जाति के अधिकार, प्रयाग में महिला व्यायाम मंदिर, भारतीय महिलाओं में नवीन जागृति, मिस्टर हरविलास शारदा का नया कानून, सर हरिसिंह गौड़ का तलाक बिल आदि संपादकीय टिप्पणियों पठनीय है। अपनी कहानियों और उपन्यासों में भी प्रेमचंद ने समाज में स्त्री पर होने वाले अन्यायों का विरोध किया है और उनके अधिकारों की वकालत की है। पर प्रेमधन्य की नारी दृष्टि पूर्णतः यथार्थवादी न होकर भावुकतापूर्ण और आदर्शवादी है। वे स्त्री को देवी, माता, त्याग की मूर्ति, नेह की प्रतिमा, मानवीय मूल्यों की प्रतीक आदि रूपों में देखने के आग्रही हैं और अपनी कहानियों तथा उपन्यासों में नारी पात्रों को इसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि कहीं कहीं उनके नारी पात्र परंपरागत नारी संहिता से विद्रोह करते भी दिखाई देते हैं, पर प्रेमचंद अपने नारी विषयक आदर्शवादी संस्कारों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाते। 1 मार्च 2005 सांप्रदायिक सोच। प्रेमचंद हिंदू मुस्लिम एकता के घोर समर्थक थे। अपने लेखों, कहानियों, उपन्यासों और करबला नाटक में उन्होंने इसकी जबरदस्त हिमायत की है। काशी का कलंक, क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी है, स्वामी विवेकानंद, हिंदू तहजीब और रहाफ़े आम, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कहानी, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू सोशल लीग का फतवा, हिंदी उर्दू की एकता, अच्छी और बुरी सांप्रदायिकता
अंधा एराकाद और सुफिया जिहाद, अब हमें क्या करना है, उर्दू में फिरौनियत, एकता के विरुद्ध संप्रदायवादियों का शोरगुल, कुरान में धार्मिक ऐक्य का भाव, कौमी इत्तेहाद क्यों कर हो सकता है, पंजाब में हिंदू मुसलमानों का समझौता, सांप्रदायिकता और संस्कृति, सांप्रदायिक मताधिकार की घोषणा, सांप्रदायिक समस्या का राष्ट्रीय समन्वय आदि अपनी वर्जनों टिप्पणियों में प्रेमचंद ने सांप्रदायिक समस्या पर अपने तर्कसंगत और मानवीय विवेक से संपन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। सांप्रदायिकता और संस्कृति के जटिल संबंध पर विचार करते हुए उन्होंने लिखा, अब न कहीं मुस्लिम संस्कृति है, न कहीं हिंदू संस्कृति, न कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल एक ही संस्कृति है और वह है आर्थिक संस्कृति। 1 मार्च 2006 दलित चेतना। प्रेमचंद सामाजिक भेदभाव को पूर्णतः नकारने वाले व्यक्ति और लेखक थे। समाज में छुआछूत की स्थिति को वे कोड समझते थे और दलितों के प्रति उनके मन में गहरी मानवीय संवेदना थी। अपनी संपादकीय टिप्पणियों में प्रेमचंद में छुआछूत का जमकर तीव्र आक्रोश और चुनौती के स्वर में विरोध किया है। अछूतपन मिटता जा रहा है, असूतों को मंदिर में जाने देना पाप है, अस्पृश्यों की महत्वाकांक्षा, इस हिमाकत की भी कोई हद है, काशी का कलंक, काशी में मंदिर प्रवेश बिल का समर्थन, क्या हरिजन आंदोलन राजनीतिक है, दिल्ली में म्यूनिसिपल चुनाव में अछूत मेंबर, बरेली में हरिजन सभा, मंदिर प्रवेश और सरकार, महात्मा जी का उपवास, सनातन धर्म का प्रचार, हरिजनों के मंदिर प्रवेश का प्रश्न आदि टिप्पणियों में उन्होंने हरिजनों की समस्याओं के प्रति अपनी गहरी संवेदना का परिचय दिया है। इसी प्रकार घासवाली, ठाकुर का कुओं, दूध का दाम, मुक्तिमार्ग, सदमती आदि कहानियों में भी उन्होंने अपनी दलित संवेदना को रचनात्मक उपलब्धि में बदलने में सफलता प्राप्त की है। 1.4 सारांश। प्रेमचंद हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार है। हिंदी साहित्य में उनके जैसा कथाकार आज तक पैदा नहीं व्यक्तित्व में निखार आया। इससे उनके व्यक्तित्व में जुझारूपन और निर्भीकता पैदा हुई। यह जुझारूपन और निर्भीकता उनके कथा साहित्य में भी प्रतिफलित हुई है। प्रेमचंद ने अपना लेखन उर्दू से आरंभ किया था। 1903 ही में उन्होंने लेखन की शुरुआत की। हिंदी में उनकी पहली कहानी 1915 में सौत नाम से सरस्वती में प्रकाशित हुई। इसके बाद हिंदी को ही उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम बना लिया। अपने लेखन के आरंभ से ही प्रेमचंद पत्रकारिता से जुड़े थे। 1907 में ही वे ज़माना से जुड़ गए थे। कई पत्रिकाओं का संपादन कार्य संभालने के बाद उन्होंने 1923 में अपना सरस्वती प्रेस कायम किया। 1930 में हंस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, परंतु इस प्रयास में उन्हें कभी सफलता न मिली तथा प्रेस और पत्रिका दोनों घाटे में चली। हंस में प्रेमचंद ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रकट किए। उनके संपादकीय निर्भीक और धारदार हुआ करते थे। महाजनी सभ्यता नामक उनका प्रसिद्ध लेख भी हंस में ही प्रकाशित हुआ था। अपनी संपादकीय टिप्पणियों में प्रेमचंद ने अपनी राष्ट्रशक्ति, किसानों के प्रति लगाव तथा स्त्रियों और दलितों पर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर अपनी प्रगतिशील चेतना का परिचय दिया है। 1.5 अभ्यास प्रश्न। 1 मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है, जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और सैंडरों का स्थान नहीं है। इस कथन के आलोक में प्रेमचंद के जीवन और व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। 2 यद्यपि बाहर से प्रेमचंद का व्यक्तित्व बहुत सादा था, पर स्वाभिमान, देशप्रेम और क्रांतिकारिता उनमें कूट-कूट कर भरी थी। इस कथन का प्रेमचंद के जीवन के आधार पर परीक्षण कीजिए। 3 इंच विचारधारा से प्रेमचंद को परहेज न था, पर वे किसी विचारधारा के अंध समर्थक नहीं थे। इस कथन का तर्कपूर्ण परीक्षण कीजिए। 4 प्रेमचंद अपने विचारों में अत्यंत प्रगतिशील और मानवधर्मी थे। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट। हिंदी PYQ ओनली उत्तर।